यहां नीचे दिए गए कार्ड की मदद से चरणों यानी स्टेप्स की एक क्रमबद्ध सूची तैयार करते हैं ताकि निम्न समीकरण इक्वेशन को हल कर सकें। यहां दिया हुआ है कि 3 गुणा कोष्ठक में x जमा 6 का वर्ग बराबर 75 है। अब मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोककर इसे खुद से हल करने की कोशिश करें। चलिए पता करते हैं कि x का मान निकालने के लिए इन चरणों में से कौन से चरण को लेना है और किस क्रम में लेना है। मैं मान लेता हूं कि आपने इसके बारे में सोच लिया है। अब इसे साथ मिलकर हल करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को दोबारा लिखते हैं। तो हमारे पास 3 गुणा कोष्ठक में x जमा 6 का वर्ग बराबर 75 है। अब हम कोष्ठक में x जमा 6 का वर्ग को अलग से हल करना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि यहां इस 3 की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि इस 3 को कैसे हटाते हैं। इसके लिए बाएं पक्ष को 3 से विभाजित करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा केवल एक ही पक्ष में करते हैं तो ये समीकरण समान नहीं होगा। यहां ये दोनों जो पीले रंग में हैं, आपस में एक दूसरे के बराबर थे। अगर दोनों पक्षों में समीका यानी इक्वालिटी बनाए रखनी है तो हमें दोनों पक्षों में समान संक्रिया करनी होगी। चलिए इसे भी 3 से विभाजित करते हैं। तो बाएं पक्ष में हमारे पास x जमा 6 का वर्ग बराबर 75 भाग 3 है और यहां 75 भाग 3 बराबर 25 है। हमें यहां देखना है कि हमारा पहला चरण क्या है। यहां सबसे पहले हमने दोनों पक्षों को 3 से विभाजित किया था, तो यही हमारा पहला चरण है। हम इसे यहां काले रंग में लिख देते हैं। यही हमारा पहला चरण था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी भी चीज का वर्ग बराबर 25 है तो वो चीज धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल 25 भी हो सकती है। तो हम इसे लिख सकते हैं x जमा 6 बराबर धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल 25। अब हम यहां दोनों पक्षों का धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल लेते हैं। यहां ये चरण इस चरण की तरह दिखता है। मैंने यहां दोनों पक्ष का वर्गमूल लिया है और ये हमारा दूसरा चरण है। चलिए इसे दोबारा लिख लेते हैं। हम कह सकते हैं कि ये x जमा 6 बराबर धनात्मक या ऋणात्मक 5 है। अब हमें बाएं पक्ष में केवल x लेना है। तो आइए यहां x का मान निकालते हैं। हम शुरुआत से इसका ही मान यानी वैल्यू निकालना चाहते थे, इसलिए हमें यहां से 6 को हटाना होगा। इसका सबसे सरल तरीका यह है कि हम दोनों पक्षों से 6 घटाते हैं, लेकिन हम इसे केवल एक पक्ष में नहीं कर सकते हैं। इससे हमारी समीका यानी इक्वालिटी सत्य नहीं होगी। यहां हमारे पास x जमा 6 बराबर धनात्मक या ऋणात्मक 5 है। अब ये x जमा 6 घटा 6 बराबर धनात्मक या ऋणात्मक 5 घटा 6 होगा। या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहां 6 को दोनों पक्षों में घटाते हैं। ऐसा करने पर बाएं पक्ष में हमारे पास केवल एक x बचता है और दाएं पक्ष में हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। आइए इसे हरे रंग में लिखते हैं। यहां हमारे पास ऋणात्मक 6 जमा या घटा 5 है। तो आइए देखते हैं कि x का मान यानी वैल्यू क्या हो सकता है। माफ कीजिए, मैं भूल जाता हूं कि हमें यहां सिर्फ x का ही मान नहीं निकालना है, बल्कि यह भी देखना है कि हमने अभी तक क्या किया है। तो हम देख सकते हैं कि हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने के बाद दोनों पक्षों से 6 घटा दिया था। तो ये हमारा तीसरा चरण है। इससे हम x के 2 संभावित मान यानी पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हैं, जो इस समीकरण को संतुष्ट या सेटिस्फाई करेगा। तो आइए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम इसको हल करते हैं तो हमें x बराबर ऋणात्मक 6 जमा 5 बराबर ऋणात्मक 1 मिलता है, या x बराबर ऋणात्मक 6 घटा 5 बराबर ऋणात्मक 11 मिलता है। यहां हम सत्यापित यानी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों ही सत्य हैं, और अगर हम इन दोनों में से किसी भी मान को इस समीकरण में रखते हैं तो यहां ऋणात्मक 1 रखने पर इसका मान कोष्ठक में ऋणात्मक 1 जमा 6 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग होगा, और यहां ऋणात्मक 11 रखने पर यह कोष्ठक में ऋणात्मक 11 जमा 6 का वर्ग बराबर ऋणात्मक 5 का वर्ग होगा। हम जानते हैं कि धनात्मक या ऋणात्मक 5 का वर्ग हमेशा 25 ही होता है, इसलिए यह 25 गुणा 3 बराबर 75 होगा।
इस तरह ये हमारे 3 चरण हैं। सबसे पहले हमने दोनों पक्षों को 3 से विभाजित किया था, उसके बाद हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया था और आखिर में दोनों पक्षों से 6 को घटा दिया था। इस तरह हमने इसे हल कर लिया है। अब इन पदों को क्रम में लगा देते हैं। तो ये हमारा पहला पद है। यहां हमने दोनों पक्षों को 3 से विभाजित किया है, फिर हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया है और उसके बाद दोनों पक्षों से 6 घटा दिया है। तो अब हमने इसे सिद्ध कर लिया है कि ये सही है।